दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस पांडे और आप देख रहे हैं वारदात 24 पर जुर्म और साजिश की एक बेहद खौफनाक सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो वारदात आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो वारदात है कानपुर शहर से 4 नवंबर 2023 सुबह लगभग 6 बजे का वक्त। एक शिक्षक अपने घर से रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। वह अपने घर से महज कुछ ही दूर पहुंचा होता है, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे जोर का टक्कर मारकर कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। एक्सीडेंट होते ही कार का ड्राइवर घबरा जाता है। कार अनियंत्रित होकर पास में ही एक बिजली के पोल से टकरा जाती है। पोल से टकराते ही कार का एक टायर फट जाता है। ड्राइवर तुरंत कार से बाहर निकलता है। पीछे से एक दूसरी कार आती है और उसमें बैठकर फरार हो जाता है। वहां पर मौजूद लोग जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं शिक्षक की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो चुकी है। उन्हीं में से कोई शिक्षक के परिजनों और पुलिस को भी सूचना देते हैं। परिजन जैसे ही इस घटना के बारे में सुनते हैं, रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। शिक्षक की पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही होती है। रोते रोते वह बार बार बेहोश हो जा रही थी। रोने की वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसके परिजन उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उसका इलाज चालू हो जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है, लोगों से पूछताछ करती है, घटना की पूरी जानकारी लेती है। इसके बाद क्योंकि एक्सीडेंटल केस होता है, शिक्षक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद शिक्षक की बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी जाती है। शिक्षक के परिजन उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस घटना को हुए 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सब लोग इस घटना को एक एक्सीडेंट मान रहे होते हैं। पुलिस भी इस घटना को एक्सीडेंट ही मानती है। तब ये शिक्षक का एक भतीजा जो नेवी में जॉब कर रहा होता है, वो छुट्टी लेकर घर आता है। अपने घर वालों से एक्सीडेंट की पूरी जानकारी लेता है, घटनास्थल की जानकारी लेता है। इसके बाद वो खुद घटनास्थल पर जाता है। घटनास्थल पर उसे कुछ ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिनसे यह प्रतीत हो रहा था कि यह एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है। वो उन्हीं सबूतों को लेकर पुलिस से जाकर मिलता है। पुलिस को सबूत दिखाता है। सबूत देखती है तो पुलिस को भी हत्या की आशंका होती है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और तभी कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है और 25 दिन के बाद एक ऐसा खुलासा होता है जो सबको हैरान कर देने वाला था। जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जिस घटना को लोग एक्सीडेंट समझ रहे थे वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक फुल प्रूफ मर्डर था, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। और इस साजिश को रचने वाला कोई और नहीं, इसका मास्टरमाइंड उस शिक्षक की पत्नी खुद होती है। आखिर शिक्षक की पत्नी ने अपने पति को क्यों मरवाया और कौन कौन थे इस घटना में जो शिक्षक की पत्नी का साथ दे रहे थे? क्या वजह थी जो शिक्षक को ऐसे एक्सीडेंट करके मारना पड़ा? आइए जानते हैं घटना को विस्तार से। उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर शहर में स्वर्ण विहार कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम राजेश गौतम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक बड़े से फ्लैट में रह रहे होते हैं। राजेश की पत्नी का नाम पिंकी उर्फ उर्मिला। पिंकी ने भी ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा था। पिंकी देखने में बेहद खूबसूरत। राजेश का नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी बिजनेस होता है। कानपुर शहर में राजेश की कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। राजेश के पास कुल लगभग 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कानपुर में होती है। राजेश और पिंकी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। इन दोनों की लाइफ बड़ी ही मौज मस्ती से कट रही होती है। तभी वक्त गुजरता है, साल 2021 आता है। राजेश का एक बड़ा सा प्लाट
कोयला नगर मोहल्ले में होता है। राजेश उसमें एक आलीशान घर बनाने की प्लानिंग करता है, घर का मैप बनवाता है। अब तलाश होती है एक अच्छे से मिस्त्री की, एक अच्छे से ठेकेदार की, जो राजेश के घर को अच्छे से बना सके। इसी दौरान राजेश की मुलाकात एक मिस्त्री से होती है जिसका नाम शैलेन सोनकर होता है। वह भी कानपुर का ही रहने वाला होता है। राजेश अपने घर का उसे ठेका दे देते हैं। एक सप्ताह बाद शैलेन अपने कुछ मिस्त्री और लेबर लेकर घर का काम शुरू कर देता है। शैलेन का कुछ काम से राजेश के घर भी आना जाना होता है। शैलेन जब पहली बार पिंकी को देखता है तो वह पिंकी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वह पिंकी को मन ही मन चाहने लगता है। राजेश सुबह अपने स्कूल चला जाता और शाम को घर वापस आता। पिंकी के बच्चे भी स्कूल चले जाते। घर में अकेले सिर्फ पिंकी ही रह जाती। एक दिन पिंकी भी अपना नया घर देखने के लिए कोयला नगर जाती है। शैलेन जब पिंकी को देखता है तो बेहद खुश हो जाता है। अपना काम छोड़कर पिंकी को सारा घर दिखाता है। शैलेन बात करने में बहुत माहिर था। वह बात बात पर पिंकी की बहुत तारीफ करता। पिंकी भी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो जाती। पिंकी को जब भी टाइम मिलता तब वह अपना घर देखने अक्सर जाने लगी। इसी दौरान शैलेन को पिंकी का नंबर भी मिल जाता है। कभी कभी इन दोनों की फोन पर भी बात होने लगती है। पिंकी भी शैलेन की मीठी मीठी बातों में उलझती चली जाती है और अब उसे एहसास होने लगता है कि शैलेन उसे चाहने लगा है। एक दिन पिंकी भी अपने प्यार का इजहार कर देती है क्योंकि पिंकी भी उसे चाहने लगती है। अब शैलेन काम पर तो आता लेकिन वह काम नहीं करता। पूरे पूरे दिन वह पिंकी से फोन पर बातें करता रहता। अब दोनों तरफ मिलने की बेकरारियां भी बढ़ने लगी। एक दिन पिंकी शैलेन को अपने घर बुलाती है। शैलेन भी बिना कोई देर किए पिंकी के घर पहुंच जाता है। पिंकी अपनी सभी मान मर्यादाओं को तोड़कर पूरी तरह से शैलेन की आगोश में खो जाती है। दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। जब इन दोनों के बीच अवैध रिश्ते का जन्म हो जाता है तो शैलेन ज़्यादातर अपना वक्त पिंकी के साथ उसके घर में ही होता है क्योंकि राजेश पूरे दिन के लिए स्कूल चला जाता है। उसके बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। पिंकी और शैलेन पूरे दिन फुर्सत से रंगरेलियां मनाते। एक दिन राजेश अपने स्कूल से जल्दी घर आ जाता है तो देखता है शैलेन उसके घर में मौजूद है। वह शैलेन से घर आने का कारण पूछता है। शैलेन तुरंत बहाने बना लेता है और कहता है कि उसे अर्जेंट में कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए भाभी जी से बात हुई तो भाभी जी ने कहा कि ठीक है, घर आ जाओ और पैसे ले जाओ, इसलिए मैं पैसे लेने चला आया था। राजेश शैलेन से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आज के बाद जो भी ज़रूरत हो तुम्हें वह मुझे बताना। आज के बाद जब मैं घर पर रहूं और मैं बुलाऊं तभी तुम घर आना, वरना घर मत आना। शैलेन वहां से चला जाता है। अब राजेश को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है क्योंकि एक दिन एक लेबर ने राजेश से शैलेन के बारे में बताया था कि शैलेन काम पर तो आता है लेकिन यह काम नहीं करता। पूरे पूरे दिन किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता है और पूरे पूरे दिन गायब रहता है और ये शाम को घर आता है। वक्त गुजरता है। शैलेन और पिंकी का मिलना जुलना पहले की तरह ही जारी रहता है। एक दिन राजेश फिर घर जल्दी आ जाता है। उस दिन भी शैलेन उसके घर पर मौजूद होता है। राजेश शैलेन को अपने घर में देखते ही गुस्से से लाल हो जाता है और उसे डांटते हुए अपने घर से भगा देता है। शैलेन के जाने के बाद राजेश पिंकी पर गुस्सा होता है, पिंकी से लड़ाई करता है, झगड़ा होता है, पिंकी को मारता पीटता भी है और फिर पिंकी को समझाता भी है। पिंकी राजेश से कहती है कि ठीक है, आज के बाद वह शैलेन से ना तो बात करेगी और ना ही उसे कभी घर में बुलाएगी। राजेश भी चुप हो जाता है। कुछ दिन गुजरता है। पिंकी और शैलेन अब मिल तो नहीं पाते लेकिन फ़ोन पर पूरे दिन बात करते हैं। राजेश को भी ऐसा लगने लगता है कि उसने शैलेन को काम से निकाल दिया है तो शायद अब सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन एक दिन राजेश को
पिंकी का फ़ोन मिल जाता है। जब वह उसकी कॉल डिटेल देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि पिंकी अब भी डेली उससे घंटों घंटों बातें करती है। अब राजेश पिंकी पर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे मारता पीटता है। किसी तरह रात गुजरती है। सुबह राजेश अपने स्कूल चला जाता है। पिंकी शैलेंद्र के प्यार में इतनी पागल होती है कि वह शैलेंद्र के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। पिंकी को राजेश से इतनी नफरत हो जाती है कि राजेश को मारने का प्लान बना लेती है। पिंकी शैलेंद्र को फ़ोन करके बोलती है कि अब वह राजेश के साथ नहीं रह पाएगी। वह अपनी लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुकी है और अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें राजेश को जान से मारना होगा और इसकी मौत दुनिया को एक हादसा लगनी चाहिए। इसका 1.5 करोड़ का बीमा भी है और इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर कुछ दिन बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। शैलेंद्र भी सोचता है कि अगर उसने राजेश को मार दिया तो वह भी पिंकी। अब शैलेंद्र प्लानिंग शुरू कर देता है। शैलेंद्र अपने मामा के लड़के विकास सोनकर से मिलता है, क्योंकि विकास के पास एक कार होती है। विकास से बात करता है, उससे कहता है कि एक शख्स को एक्सीडेंट करके मारना है, अगर तुम कर सकते हो तो बताओ। विकास 4 लाख रुपए की मांग करता है। शैलेंद्र पिंकी से पैसे लेता है और विकास को पहुंचा देता है। विकास इस प्लानिंग में अपने एक दोस्त सुमित कठेरिया को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि उसके पास भी एक कार होती है। अब विकास और सुमित राजेश का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता घटना को अंजाम देने का। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। पिंकी भी गुस्सा होती है। इधर पिंकी राजेश की पूरी लोकेशन बताया करती थी, कब कितने समय कहाँ राजेश मिल सकता है, राजेश कहाँ अकेले जाता है। ये सब बातें पिंकी शैलेंद्र को और विकास को बताती थी। तभी 4 नवंबर 2023 की सुबह जब राजेश अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, उस दिन यह लोग घटना को अंजाम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। सबको लगता है कि यह एक एक्सीडेंट है। राजेश के एक भाई भी कानपुर में ही रहते थे। उनका एक लड़का पवन गौतम, जो नेवी में सर्विस कर रहा होता है, जब उसे राजेश के एक्सीडेंट की सूचना मिलती है तो वह छुट्टी लेकर कानपुर आता है। अपने घर वालों से घटना की पूरी जानकारी लेता है। वह घटना स्थल पर जाता है। घटना स्थल पर एक्सीडेंट वाली कार भी खड़ी होती है। उस कार का नंबर लेता है। उस नंबर को पता करता है तो पता चलता है वो कार का नंबर फर्जी है। अब उसे आशंका पैदा होती है कि उसके चाचा का मर्डर किया गया है, वह आकस्मिक दुर्घटना नहीं है। वह घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना चाहता है। जिनके घर में कैमरे लगे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है फुटेज दिखाने की। वो लोग उसे फुटेज दिखाते हैं। फुटेज से पता चलता है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है, यह कार पिछले कई दिनों से सुबह आती थी और खड़ी रहती थी। इस कार से ना तो कोई बाहर आता था और ना ही कोई इसमें अंदर जाता था। पवन फुटेज लेकर सेन पश्चिम पारा थाना पहुंचकर पुलिस को दिखाता है। पुलिस भी फुटेज देखकर हत्या की आशंका जाहिर करती है। पुलिस इस घटना की जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस पिंकी से पूछताछ करती है। पिंकी पुलिस को बताती है कि पवन गौतम की पिंकी पर गंदी नियत थी। हो सकता है पवन ने ही राजेश का एक्सीडेंट कराया हो। पुलिस को पिंकी पर ही शक होने लगता है, क्योंकि पिंकी ने अभी तक कोई एफआईआर नहीं करवाई थी और पवन इस घटना को उजागर करना चाहता है तो पिंकी पवन को ही फंसाना चाहती है। पुलिस पिंकी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस को पिंकी की कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है जिस पर पिंकी के कई महीनों से डेली सबसे ज्यादा बात होती है और घटना वाले दिन भी सुबह इस नंबर से फोन आया था। पुलिस उस नंबर का पता करती है तो पता चलता है वह नंबर शैलेंद्र सोनकर का है। पुलिस शैलेंद्र सोनकर को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। शैलेंद्र पहले तो पुलिस को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है
तो शैलेन पूरी सच्चाई बता देता है। अब पुलिस विकास सोनकर को गिरफ्तार करती है। वह भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। सुमित कठेरिया को पता चल जाता है, वह अपने घर से फरार हो जाता है। अब पुलिस पिंकी को पकड़ती है। पिंकी भी पूछताछ में पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन जब पिंकी के सामने शैलेंद्र और विकास को बैठाकर पुलिस पूछताछ करती है तो पिंकी भी ज़्यादा देर चुप नहीं रह पाती और सच बताने पर मजबूर हो जाती है। तो इस तरह से इस केस का खुलासा हो जाता है। पुलिस इन सभी को जेल भेज देती है। अगर इस घटना में पवन इतना एक्टिव नहीं होता तो राजेश गौतम की मौत एक एक्सीडेंट बनकर रह जाती। पिंकी और शैलेंद्र राजेश की प्रॉपर्टी और पैसों में ऐश कर रहे होते। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट।